आर्टिकल 16 को देखते हैं, तो आर्टिकल 16 के अंदर लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा था कि हमने बात की थी रिजर्वेशन की, और रिजर्वेशन के अंदर कौन सा वर्ड लिखा है? एनी बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग या कोई भी पिछड़ा वर्ग। तो बैकवर्डनेस की पहचान दो ग्राउंड पर हमने देखी कि पिछली आर्टिकल 15 के अंदर तो जो बैकवर्डनेस थी वो सामाजिक, सोशल और किस बेस पर थी? एजुकेशनल बेस पर। ये लिखा हुआ है किस आर्टिकल में? 15 के अंदर। और आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है एनी बैकवर्ड क्लास। इसके अलावा भी क्या हो सकते हैं? ग्राउंड्स हो सकते हैं। तो एक बार रिजर्वेशन का सारा मैटर हम लोगों ने समझ लिया था। अब आगे रिजर्वेशन का क्या मैटर है, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए, इन सारी चीजों को एक बार थोड़ा सा आपको समझना है। देखो अब स्टोरी कहां से शुरू होती है। अगर मैं रिजर्वेशन की बात करता हूं तो रिजर्वेशन के अंदर दो तीन कॉन्सेप्ट आपको समझने। सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझना क्या है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल? 340। आर्टिकल 340 बोलता है कि भारत का राष्ट्रपति कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या इस्टेब्लिश करेगा? एक बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाएगा, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाएगा। भी कौन बनाएगा? भारत का राष्ट्रपति बनाएगा। इस पिछड़ा वर्ग आयोग का काम होगा कि पिछड़ेपन की पहचान करना। बैकवर्डनेस किस ग्राउंड पर होगी? ये काम किसका होगा? कमीशन का होगा। बनाएगा कौन? भारत का राष्ट्रपति। इसी आर्टिकल का यूज करते हुए 1953 के अंदर एक कमीशन बना जिसका नाम क्या था? काका कालेलकर कमीशन। और इसकी रिपोर्ट आती है 55 के अंदर, लेकिन इसकी रिपोर्ट को भारत के अंदर लागू नहीं किया गया। ठीक है, इसने सभी महिलाओं को पिछड़ा हुआ मान लिया था। तो काका कालेलकर कमीशन था, 55 में रिपोर्ट आई, लेकिन रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। अब आगे देखो, काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट के बाद फिर 78-79 के अंदर जाकर एक और कमीशन बना जिसका नाम था बीपी मंडल, इनके अध्यक्ष थे। और कौन सा कमीशन? मंडल आयोग या मंडल कमीशन। मंडल कमीशन के अंदर आपको दिखाई देगा क्या कि भारत के अंदर 3743 जातियां, इसमें कौन सा वर्ड यूज किया हुआ है? कास्ट। वो क्या है? बैकवर्ड, पिछड़ी हुई है, और उनको क्या मिलना चाहिए? आरक्षण मिलना चाहिए। तो पूरे भारत की जो 3743 जातियां थी वो 52% कवर करती थी। 52% भारत का जो एरिया है, पॉपुलेशन है, उसमें ये 3743 जातियां थी। और इनको रखा जाना था किसके अंदर? ओबीसी के अंदर। ठीक है, 1979 में रिपोर्ट आती है, अगले साल सरकार गिर जाती है 80 तक, और इसकी रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। और लगभग आपको दिखाई देगा कि 1980 से लेकर 1990 तक 10 साल तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ी रही। कुछ रिजल्ट नहीं निकला, उसकी रिपोर्ट को लागू नहीं मिला हुआ। 1990 के अंदर सरकार आई, किसकी सरकार? वीपी सिंह की सरकार। वीपी सिंह की सरकार ने रिजर्वेशन दे दिया, और कितने परसेंट रिजर्वेशन दिया? 27% रिजर्वेशन। किसको दिया? ओबीसी को। कितने परसेंट रिजर्वेशन है? 27% रिजर्वेशन है। किसको दे दिया? ओबीसी को दे दिया। अब आगे की टाइमलाइन समझ लिए। तो देखो आपको एक चीज पता है कि एससी और एसटी के पास तो पहले से रिजर्वेशन है। पिछड़ा हुआ ग्रुप कौन सा है? ओबीसी। कितने परसेंट रिजर्वेशन है? 27% रिजर्वेशन। लेकिन अगले ही साल 1991 के अंदर नरसिम्हा राव की सरकार थी और 10% रिजर्वेशन दे दिया किसको? ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब हमारे संविधान के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 15 के अंदर, एक बार देखना भाई, आर्टिकल 15 के अंदर पिछड़ेपन की पहचान दो ग्राउंड पर थी, सामाजिक और एजुकेशन। इन्होंने क्या कहा कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ऐसे वर्ग जो आर्थिक रूप से पैसों के उस पे पिछड़े हुए हैं, तो उनको 10% रिजर्वेशन दे दिया। अब यहां से कहानी सुननी है, ये जो 27% रिजर्वेशन था ओबीसी का और 10% रिजर्वेशन था ईडब्ल्यूएस का, इसको चैलेंज किया गया कहां पर? उस केस का नाम आया इंदिरा साहनी केस। यहां से थोड़ी सी स्टोरी समझनी है। कौन सा? इंदिरा गांधी नहीं, कौन सा? इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस कुछ एक पॉइंट को लेकर था, वो पॉइंट कौन कौन से थे वो क्लियर करेंगे, और उसके बाद सरकार का क्या स्टैंड रहा वो एक बार देखते हुए चलेंगे। तो ध्यान रखना, ओबीसी का रिजर्वेशन कितना? 27%। किस सरकार के टाइम पे मिला? वीपी सिंह। और 1991 के अंदर 10% रिजर्वेशन किसको मिल गया? ईडब्ल्यूएस को। ठीक है, अब देखो केस का नाम है इंदिरा
साहनी केस 1992-3 का केस था, ठीक है। मतलब जस्ट उसके बाद, रिजर्वेशन मिलने के बाद ये जो है आपको केस दिखाई देगा। ठीक है, चलो देखो, अब इस केस के अंदर क्या क्या था, कौन कौन से ग्राउंड थे जिस बेस पर इसको चैलेंज किया गया था, और इससे पहले की चीजों को भी समझेंगे। सबसे पहले तो ये सवाल निकल कर आया कि जो रिजर्वेशन आपने दिया है 27%, वो वैलिड है इनवैलिड है। तो ध्यान रखना, रिजर्वेशन इन्होंने क्या किया, ओबीसी के रिजर्वेशन को मान दिया वैलिड, कि ओबीसी का रिजर्वेशन क्या है, वैलिड है। जो अदर बैकवर्ड क्लास है उसका रिजर्वेशन वैलिड है। लेकिन इन्होंने एक स्टेटमेंट दी इंदिरा साहनी केस के अंदर, इसको मंडल केस के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कहा कि देखो, जब आप मोटे तौर पर आर्टिकल 15 का क्लोज 4 पढ़ते हो, तो उसमें बैकवर्डनेस की पहचान दो ग्राउंड पर होती है। एक ग्राउंड कौन सा है, सोशल और एजुकेशन। तो कहा कि इस आधार पर अगर कोई पिछड़ा हुआ है तो ही हम उसको रिजर्वेशन देंगे, वरना रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो बताओ, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन किस ग्राउंड पर था, इकोनॉमिक। तो इन्होंने ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन क्या कर दिया, इनवैलिड कर दिया। ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब जनरल वाले गालियां देंगे कि अच्छा भला मिल रहा था हमें 92 के अंदर, 91 के अंदर, और 2019 के अंदर जाकर दोबारा मिला। उन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इनवैलिड कर दिया। तो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। दूसरा, इन्होंने क्या कंडीशन लगाई कि टोटल रिजर्वेशन, कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होगा। किसकी लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा, 50% की लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा। देखो, रिजर्वेशन का मेन मोटिव क्या है, सोशल जस्टिस देना, सामाजिक न्याय देना। और सामाजिक न्याय देने का मतलब ये हुआ कि ये जो पिछड़े हुए वर्ग है, जो ऐसे ग्रुप जो समाज के अंदर बैकवर्ड है, हम उसको थोड़ा सा बढ़ावा दे सके। लेकिन रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं हुआ कि एक्चुअल में मलाई खाने लग जाएंगे लोग। तो टोटल सीटों का रिजर्वेशन कितना होगा, 50% होगा। 50% से ज्यादा रिजर्वेशन एक्सीड नहीं करेगा। अच्छा, अगला मामला सुनना, ये आराम से लिख लेना, पहले एक एक पॉइंट सुनो। तीसरा मैटर, तीसरा मामला इसके अंदर क्या आया, तीसरा मामला ये आया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन चलता था। किसके अंदर, प्रमोशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, एक है जनरल कैटेगरी का और एक है SC ST का। तो भाई जनरल कैटेगरी का पहला प्रमोशन 10 साल के अंदर हो रहा है, SC ST का मान लो 7-8 साल के अंदर हो रहा है इनका। तो प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन चलता था। इन्होंने क्या कर दिया, कोई रिजर्वेशन नहीं होगा किसके अंदर, प्रमोशन के अंदर। नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन। कि भाई जब पदोन्नति होगी, रिजर्वेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ जब स्टार्टिंग के अंदर अपॉइंटमेंट होगी, पद के अंदर एंट्री होगी, तब होगा। प्रमोशन के अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो पहला तो रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस का इनवैलिड किया। दूसरा, टोटल रिजर्वेशन किससे ज्यादा नहीं होगा, 50% से ज्यादा नहीं होगा। तीसरा, प्रमोशन के अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। दाव पे फिर बस गया। ताकि अब ये बताओ, जो मोरारजी देसाई की सरकार थी, वो ये कह के गई थी कि जातियां पिछड़ी हुई है। तो ये बताओ कि जातियां पिछड़ी हुई है या कोई ग्रुप पिछड़ा हुआ है। कास्ट और क्लास के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। किसके बीच में, कास्ट और क्लास। अब देखो, आप एक पॉइंट समझना, कास्ट होती है जाति, क्लास हो गया एक वर्ग। क्या हो गया, एक वर्ग। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कास्ट और क्लास बराबर होंगे या नहीं होंगे। तो देखो, मोटे तौर पे सरकार ये मानते आई है कि भारत के अंदर एक वर्ग पिछड़ा हुआ है, लेकिन वर्ग के अंदर आपको जातियां दिखाई देगी, कास्ट दिखाई देगी, और हम उस पूरी कास्ट को क्लास के बराबर ही मान रहे हैं। ये स्टेटमेंट थी किसके, सरकार की। उन्होंने जो रिजर्वेशन दिया था वो किसको दिया था, जातियों को दिया था। 3743 जातियां थी। तो कास्ट को दिया है, किसको नहीं दिया, क्लास को नहीं दिया। अच्छा, ये जो इंदिरा साहनी का केस था, इससे पहले एक केस और हो चुका है, जो कि था 1963 का बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर केस। उस स्टेट ऑफ मैसूर केस के अंदर भी ये स्टेटमेंट दी गई थी कि कास्ट और क्लास बराबरी है। हो सकता है भारत के अंदर कुछ ग्रुप ऐसे हो जो पिछड़े हुए नहीं हो, लेकिन अगर उस ग्रुप में 90% से ज्यादा जातियां पिछड़ी हुई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप
ये देखो कि भाई कोई ओबीसी के अंदर आ रहा है और ओबीसी के अंदर खास तरीके की कास्ट है। अब उस वो कास्ट के 90% से ज्यादा लोग क्या है, पिछड़े हुए। अब ऐसे क्या है कि हम कौन पिछड़ा है कौन पिछड़ा नहीं है, अगर इनको बाहर करने लगे ना कि भाई ये पिछड़े होंगे और ये वाले पिछड़े नहीं होंगे, तो इससे क्या होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी कहीं ना कहीं रुक जाएगी, प्रशासनिक काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने माना कि कास्ट और क्लास में कोई डिफरेंस नहीं है, कास्ट ही किसके बराबर है, क्लास के साथ। और यही सेम डिसीजन किस केस के अंदर का आ रहा था, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1963 का केस। तो कास्ट को क्या मान लिया, क्लास मान लिया। तो इन्होंने कहा कि कास्ट के बेस पे जो रिजर्वेशन दिया है वो क्या है, ठीक है, लेकिन गौर करना इस बात पर, रिजर्वेशन देने का ग्राउंड सिर्फ कास्ट नहीं होगा। दोबारा सुनना, कास्ट को ही क्या माना, क्लास माना, लेकिन रिजर्वेशन सिर्फ कास्ट के बेस पर नहीं दिया जाएगा, बाकी ग्राउंड भी होंगे। मतलब कि हम पिछड़ेपन तो देख रहे हैं, लेकिन उसके अलावा समूह भी देखेंगे, सोशल इकोनॉमिक एजुकेशनल बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल सारी कंडीशन देखेंगे। इसलिए फिर एक वर्ड निकल के आया यहाँ से, और वो वर्ड था क्रीमी लेयर। इन्होंने कहा ना कि कास्ट सिर्फ कास्ट के बेस पे नहीं मिलेगा रिजर्वेशन, कास्ट के अंदर भी हम ऐसे लोग जो राष्ट्रपति है, जिनके घर में प्रधानमंत्री है, ग्रुप ए और बी की सर्विस में सेकंड ग्रेड ऑफिसर है, या फिर सालाना इनकम एक फिक्स अमाउंट से ज्यादा है, या फिर दिखाई देगा आपको कि इनकम जो है उनकी टैक्सेबल इनकम, इन सारी चीजों का जो है ब्यौरा दिया जाएगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक वर्ड निकल कर आया यहाँ से, क्रीमी लेयर। कौन सा वर्ड, क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर की थ्योरी जिस केस से आई थी वो कौन सा था, इंदिरा साहनी, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सिर्फ कास्ट के बेस पर जो है रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, कास्ट के साथ साथ बाकी ग्राउंड भी होने चाहिए, और बाकी ग्राउंड होने चाहिए तो कुछ को मिलना चाहिए कुछ को नहीं मिलना चाहिए। इसलिए यहां से कौन सा कॉन्सेप्ट निकल कर आया, क्रीमी लेयर। तो फोर्थ पॉइंट मैं यहां पर लिख देता हूं, फोर्थ पॉइंट क्या निकल कर आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर। और क्रीमी लेयर के अंदर एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी का नाम था रामनंदन कमेटी, 1990। तो 1993 के अंदर एक कमेटी बनी जिसका नाम था रामनंदन कमेटी। रामनंदन कमेटी का मेन काम ही यही था कि पहचान करना कि ओबीसी के अंदर, देखो अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, ओबीसी। ओबीसी के अंदर ऐसे लोग जो बैकवर्ड नहीं है, उनकी जाति तो बैकवर्ड है, लेकिन ऐसे लोग जो बैकवर्ड नहीं है, तो उनको किसके अंदर रखेंगे, क्रीमी लेयर। और क्रीमी लेयर को लेकर कौन सी कमेटी बना दी, रामनंदन कमेटी। किस साल बनी, 1993 के अंदर। तो बताना, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन क्या कर दिया, इनवैलिड। टोटल रिजर्वेशन किससे ज्यादा नहीं होगा, 50% से ज्यादा नहीं होगा। प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, कास्ट को किसके बराबर माना, क्लास के बराबर माना। बैकग्राउंड जो बैकवर्डनेस है उसका ग्राउंड सिर्फ कास्ट नहीं होगा, कास्ट के अलावा दूसरे भी ग्राउंड होंगे। और फिर उसी से कौन सा कॉन्सेप्ट निकल कर आया, क्रीमी। इसलिए आपको दिखाई देगा रामनंदन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, रिपोर्ट के बेस पर कुछ ग्राउंड बनाए, और ग्राउंड बनाने के बाद, उस ग्राउंड पे नहीं जाना, ग्राउंड बनाने के बाद ओबीसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया, कौन सा, क्रीमी लेयर। ये सिर्फ ओबीसी के लिए लागू है, एससी और एसटी के लिए लागू नहीं। ध्यान रखना, इन 4 पॉइंटों को आप लिखना, फिर आगे समझते, एज इट इज लिख लो भाई। किसमें, नहीं 2018 के अंदर एक केस हो चुका है, जनरल सिंह केस। तो उसके अंदर ये आया कि एससी एसटी के अंदर भी क्रीमी लेयर होना चाहिए। अभी वो लागू नहीं हुआ ना फाइनली। अभी जैसे कल की क्लास में मैंने लिखवाया था आपको कि रिजर्वेशन के अंदर क्या क्या रिफॉर्म हो सकते हैं, तो उसमें बताया कि क्रीमी लेयर हर एक के अंदर होना चाहिए। तो उस केस के अंदर आया था।
नहीं बिल्कुल है, पूरा बताऊंगा अभी। प्रमोशन में रिजर्वेशन इंदिरा साहनी केस ने कैंसिल कर दिया। अब यही सवाल है समझने वाला कि फिर आज के टाइम पे कैसे मिल रहा है। इन्होंने मना कर दिया था, फिर संविधान के अंदर संशोधन हुआ, अमेंडमेंट होके, अमेंडमेंट होके सुप्रीम कोर्ट को और सरकार को अच्छे से पता है कि दोनों के बीच में तालमेल कैसे बनाया जाता है। हम जैसे लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे कि भाई हमें आरक्षण दो, रिजर्वेशन दो। अब सरकार को लगेगा भाई आंदोलन हो रहा है, चलो चलो यार इनको आरक्षण दे दो, बैकवर्ड है, पिछड़े, पिछड़ेपन की पहचान तो होनी चाहिए। अच्छा, पिछड़ेपन की पहचान कौन करेगा? एक कमेटी करेगी, कमीशन करेगा, और उसका केस जाएगा कहां पर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब यही तो हुआ था हरियाणा के अंदर। हरियाणा के जाटों को बीसी सी कैटेगरी के अंदर डाल दिया। आपको ध्यान रखना, ओबीसी सेंटर का होता है और बीसी ए बी सी वो स्टेट के अंदर होता है। बीसीसी के अंदर डाल दिया कि भाई वो पिछड़े हुए हैं। अच्छा, किस ग्राउंड पर पिछड़े हुए, पहचान होनी चाहिए। मामला गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया कि भाई साहब आप पिछड़े हुए नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम पिछड़े हुए हैं, तो बताओ किस आधार पर पिछड़े हुए? ग्राउंड होना चाहिए पिछड़ेपन का, ग्राउंड कोई निकल के नहीं आया, इसलिए जाटों का आरक्षण क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। इसमें ध्यान रखना, रिजर्वेशन के अंदर सबसे बड़ी चीज है पिछड़ापन, बैकवर्डनेस। और बैकवर्डनेस सिद्ध होनी चाहिए, नहीं होगी तो फिर उसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसी से जुड़ा हुआ मैं बताता हूं। ये 4 पॉइंट तो थे ही, इसलिए ध्यान रखना कि जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है वो अभी के टाइम पे सिर्फ किसके लिए चल रहा है? ओबीसी। ये इंदिरा साहनी केस की जजमेंट है जो कह रही है। फिर पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट आपको समझना है क्या? एक रूल चलता है जिसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। कौन सा रूल? कैरी फॉरवर्ड रूल। इसको हिंदी इंग्लिश के अंदर कैरी फॉरवर्ड का रूल कहेंगे। और इस रूल को क्या कर लिया था इस केस के अंदर? एक्सेप्ट कर लिया था। अब इसका मतलब क्या है? एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन यहां भी इन्होंने एक लिमिट लगा दी कि टोटल रिजर्वेशन 50% से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। कैरी फॉरवर्ड का रूल समझो। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर 100 वैकेंसी आई, 100 में से 15 वैकेंसी एससी के लिए है। अब एससी की वैकेंसी सिर्फ 10 वैकेंसी भर पाई, 5 वैकेंसी क्या रहेगी, खाली रहेगी। तो उसको क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। अगले साल या उससे अगले साल जब भी वैकेंसी आएगी ना, तो वो 5 वैकेंसी जो है कैरी फॉरवर्ड होगी। अब अगले साल 100 वैकेंसी आनी थी, कितनी आई है? लेकिन 105 पिछले साल की थी, कैरी फॉरवर्ड होके गई। तो क्या वैकेंसी का कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? तो जवाब आया कि हाँ। किस केस में कहा? इंदिरा साहनी केस में। लेकिन यहां पर एक मामला फंस गया। क्या मामला फंसा? कि देखो कैरी फॉरवर्ड तो हो सकता है, लेकिन अगले साल जब वो वैकेंसी आएगी ना, वो 5 वैकेंसी में काउंट होगी, तो भी टोटल रिजर्वेशन 50% ही रहेगा। मामला समझे? 100 में 50% है, और 105 में भी कितने परसेंट रहेगा? 5%। ये किस केस के अंदर कहा? इंदिरा साहनी केस। तो इंदिरा साहनी केस के अंदर आप मोटे तौर पर मेरे को 5 पॉइंट बताने हैं। सबसे पहला, रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस का क्या होगा? इनवैलिड, क्योंकि किस ग्राउंड पर दिया है? इकोनॉमिक ग्राउंड पर। और ग्राउंड क्या होना चाहिए? सोशल और एजुकेशन। टोटल रिजर्वेशन किससे ज्यादा नहीं होगा? 50% से ज्यादा नहीं होगा। प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा। कास्ट को ही हमने क्या माना है? क्लास माना है। लेकिन कास्ट के साथ साथ और भी ग्राउंड होने चाहिए, और उसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट निकल कर आया? क्रीमी लेयर। और इसको लेकर एक कमेटी बनी, कौन सी? रामनंदन कमेटी, 1993 के अंदर। और फिर पांचवा रूल कौन सा बना दिया? कैरी फॉरवर्ड का रूल। जो बैकलॉग वैकेंसीज है उनको भरेंगे तो भी 50% की लिमिट क्रॉस नहीं होगी। हाँ, हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, रिवाइज किया अब तो ना। हाँ, पहले से ये इस केस से ही आ गया था क्रीमी लेयर। इसको रिवाइज किया जाता है, जो इनकम लिमिट सेट है ना उसको रिवाइज करते हैं बस। हाँ। अब भाई आप एक चीज बताओ, अगर आपके घर के अंदर, सेना के अंदर कर्नल लेफ्टिनेंट है, और आप आते हो ओबीसी के अंदर, तो क्या आपको रिजर्वेशन मिलना चाहिए? नहीं, आप क्रीमी लेयर में आओगे। तो ऐसे लोगों को उनकी कास्ट तो सेम रहेगी, उनकी कास्ट तो बैकवर्ड है, लेकिन कास्ट के अंदर भी एक अलग ग्रुप आ गया। कौन सा ग्रुप? क्रीमी लेयर। तो इंदिरा साहनी केस ने एक एक जो है पॉइंट को जो है अलग तरीके से डिफाइन किया। लेकिन सरकार तो भला सरकार ठहरी, सरकार कहाँ रुकने वाली थी? सरकार ने कहा इंदिरा साहनी केस के सारे पॉइंट लेकर आओ, और एक एक पॉइंट को हम पूरे धड़ल्ले से जो है छेड़खानी करते हैं, उधेड़ बुन करते हैं। आपको एक बेसिक रूल पता है कि हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट जो होती है
गवर्नमेंट के अंदर जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट बनाती है लॉ। पार्लियामेंट क्या बनाती है? कानून बनाती है। और पार्लियामेंट कानून एक तो होता है ऑर्डिनरी लॉ, साधारण कानून बनाती है सिंपल प्रोसीजर से। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन करके संविधान में ही क्या कर दिया जाए, बदलाव कर दिया जाए। और संविधान संशोधन किस आर्टिकल के अंदर होता है? 368। अब आगे समझो, आर्टिकल 368 के अंदर संविधान संशोधन होता है। अब पार्लियामेंट के पास पावर है कि बिना किसको छेड़े हुए, बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़े हुए, किसको छेड़े हुए? बेसिक स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उस बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़े बिना पूरे संविधान में कहीं भी अमेंडमेंट कर सकती है पार्लियामेंट। अब दूसरी तरफ देखो, पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बनाया है तो उस लॉ को चैलेंज किया जा सकता है कहां पर? सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन है, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे संविधान को संभालता, संविधान की व्याख्या करने का काम ही किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट। जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज के अंदर कोई भी डिस्प्यूट आया है उसका सोल्यूशन कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट। दिन है या रात है ये हम डिसाइड नहीं करेंगे, हमारी संसद डिसाइड नहीं करेगी, ये कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट। तो कहने का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ना कि रात का मतलब है कि 8 बजे के बाद रात शुरू होगी, तो 8 बजे ही माना जाएगा। आप लोगों से मैं पूछता हूँ रात कितने बजे, आप कहोगे सर 7 बजे, वो कहेंगे सर 6 बजे 5 बजे, आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट कहेगा भाई रात का मतलब 8 बजे से, 8 से 8 ये है। अब यहां पर देखो हुआ क्या, इंदिरा साहनी केस किसकी जजमेंट थी? सुप्रीम कोर्ट की। 5 बेसिक पॉइंट दिए गए। अब सरकार के पास कौन सी पावर है? 368 की पावर है। तो सरकार ने एक चीज देखी कि यार कुछ ना कुछ चीजों के अंदर तो बदलाव करना पड़ेगा। और बदलाव कैसे करना पड़ेगा? जो इंदिरा साहनी केस के अंदर जजमेंट दी गई थी उसको फिर सरकार ने डल्ले से जो है लगातार संविधान संशोधन करके बदला। अब मैं एक बेसिक सा रूल आपको बताता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस आर्टिकल के अंदर मैंने बताया आपको? 368। दूसरी तरफ कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस के अंदर लिमिट कितनी सेट की थी? 50% लिमिट सेट की थी कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा। अब कहानी देखना यहां पर क्या थी, तमिलनाडु ने, किसने? तमिलनाडु ने अपने निवासियों के लिए रिजर्वेशन दे रखा था, कितने परसेंट? 69। बताना 50% की लिमिट का वॉयलेशन था या नहीं था? अब आप एक चीज बताओ, इंदिरा साहनी केस के बाद, इंदिरा साहनी केस के बाद सबसे ज्यादा जो स्टेट नाराज होगा कौन सा है? तमिलनाडु। उसके लिए कितने लिमिट सेट है? 69। तो अब हमारी सरकार तमिलनाडु साउथ को जो है डिसएग्री नहीं कर सकती। अब साउथ को जो अपने साथ लेके चलना पड़ेगा और साथ ऐसे लेके चलना पड़ेगा, आ जाओ भाई आ जाओ, मैं और आप लोग क्या है, सब साथ है, कोई घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप और मैं एक ही है। और फिर फाइनली सरकार ने देखा कि यार तमिलनाडु को 69% रिजर्वेशन मिला हुआ है और इंदिरा साहनी केस के बाद 50% की लिमिट है, इनका रिजर्वेशन कम हो जाएगा। कम होगा तो तमिलनाडु के अंदर हमें लॉस होगा। सरकार को डर लगा तो सरकार ने क्या किया? 368 का यूज। ना केवल सरकार ने 368 का यूज किया, सरकार ने तमिलनाडु को लेकर एक अमेंडमेंट पास किया, 76 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब डेट पे ध्यान नहीं देना कि भाई कब हुआ कब नहीं हुआ, मेन क्या है? नंबरिंग। 76वां संविधान संशोधन पास किया और 76वां संविधान संशोधन पास करके तमिलनाडु को कितने परसेंट रिजर्वेशन दे दिया? 69%। अब आप मेरे से एक सवाल पूछोगे कि सर तमिलनाडु को 69% रिजर्वेशन माना सरकार ने दे दिया 76 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, क्या इसको फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता? अब इसका एक और जवाब देता हूं, तमिलनाडु के इस 69% रिजर्वेशन को हमारी सरकार ने डाल दिया 9th शेड्यूल में। किसमें डाल दिया? 9th शेड्यूल में। और भी 9th शेड्यूल ये कहती है कि जो भी कानून मेरे पास आ गया ना, फिर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। देख रहे हो सरकार ने कितना बड़ा दाव पे खेला, किसको बचाने के लिए? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु को 69% रिजर्वेशन जो मिला हुआ था इंदिरा साहनी केस के बाद वो कैंसिल होना चाहिए था। कैंसिल होना चाहिए था इसका मतलब है कि 50% होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने कौन सा अमेंडमेंट कर दिया? 76 अमेंडमेंट। 76 अमेंडमेंट करके 76 अमेंडमेंट करके उसको किस शेड्यूल में डाल दिया? 9th शेड्यूल। तो लिख लेना
by 76th Constitution Amendment. Reservation for Tamil Nadu. 76th Constitution Amendment. Reservation for Tamil Nadu. 69%. And put this into 9th schedule. Into 9th schedule. एक्सेप्शन नहीं है, ये खत्म ही कर दिया, सिर्फ तमिलनाडु का हुआ है ये। 76 अमेंडमेंट किसको लेकर हुआ है? सिर्फ तमिलनाडु, बाकी स्टेट को लेकर नहीं हुआ है। हाँ, तो वो स्पेशल प्रोविजन था। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अब यहाँ पर कौन, पार्लियामेंट ही तो दे रही है ना, पार्लियामेंट स्पेशल प्रोविजन कर रही है। पार्लियामेंट को कहाँ चेंज किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट तो इंदिरा साहनी केस में बोल चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ही कौन चेंज कर रहा है? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि देखो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया है तमिलनाडु का, और डाला है किस शेड्यूल के अंदर? 9th शेड्यूल के अंदर डाला। ठीक है, चलो, और मैं रिपीट कर देता हूं, 9th शेड्यूल के अंदर जो भी कानून चला जाएगा उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। लिख लेना, नो जुडिशियल रिव्यू ऑफ 9th शेड्यूल लॉ। ठीक है, नहीं इसमें कुछ नहीं। ठीक है, चलो, यहां तक की चीजें हुई क्लियर। तो सरकार ने सबसे पहले किसको सेव किया? तमिलनाडु। देखो आपको ऐसे ध्यान रखना है, एक तरफ कौन है? सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट किस केस में बैठी हुई है? इंदिरा साहनी केस के अंदर। इंदिरा साहनी केस के अंदर उसकी कुछ जजमेंट है, उस जजमेंट को अब बदलेगी कौन? हमारी सरकार। और सरकार किसके थ्रू बदलेगी? पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाकर। तो सबसे पहले वो कौन सा बिल लेकर आई? 76 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तमिलनाडु को कितने परसेंट रिजर्वेशन दे दिया? 69%। अब यहीं पर नहीं रुकी, मैंने आपको इंदिरा साहनी केस के अंदर ये लिखवाया होगा कि प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका मानना ये था कि रिजर्वेशन ना सामाजिक न्याय देने के लिए, सोशल जस्टिस देने के लिए। लेकिन अगर हम रिजर्वेशन दे रहे हैं और एक बार सिलेक्शन हो गया किसी का, सिलेक्शन होने के बाद उसको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि वर्क एफिशिएंसी प्रभावित होगी। इससे कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो दक्षता है, जो कार्य कुशलता है, काम करने के जो तरीके हैं, वो कहीं ना कहीं क्या होंगे? प्रभावित होंगे। तो इंदिरा साहनी केस में साफ तौर पे मना कर दिया था प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं। सरकार तो भला सरकार ठहरी, अब सरकार SC ST को भी नाराज नहीं कर सकती थी। उन्होंने कहा कि लो तुम ऐसा करते हो ना, मैं एक और अमेंडमेंट करती हूँ। कौन सा अमेंडमेंट? 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1995। और इसमें पता है क्या किया गया? एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 16(4)A। इसमें क्या किया? रिजर्वेशन इन प्रमोशन। प्रमोशन के अंदर क्या दे दिया? रिजर्वेशन दे दिया। अब कहानी यहां पर भी खत्म नहीं हुई थी, प्रमोशन के अंदर क्या दे दिया? रिजर्वेशन दे दिया। अब आगे क्या हुआ? अब देखो, रिजर्वेशन के अंदर, प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और समझेंगे। कैसे समझेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे, अगर कोई कैंडिडेट 2010 में सिलेक्ट हुआ है, कब सिलेक्ट हुआ है? 2010 में। दो कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट है ए और दूसरा क्या है? बी कैंडिडेट है। ये किस कैटेगरी का है? SC का। और ये किस कैटेगरी का है? जनरल का है। अब जब ए का प्रमोशन होगा तो 7 साल के बाद 2017 के अंदर ये क्या बन जाएगा? मान लो जूनियर क्लर्क था, अब क्या बन जाएगा? सीनियर क्लर्क बन जाएगा। इसका प्रमोशन कितने साल के बाद होना है? 10 साल के बाद, 2020 के अंदर। ये क्या हो गया? सीनियर हो गया। अब एक वर्ड आता है कि जिसके अंदर ये देखा जाता है कि सीनियरिटी कैसे डिसाइड होगी।
क्या सीनियरिटी इस बेसिस पर डिसाइड होगी या सीनियरिटी के डिसाइड होने का कौन कोई दूसरा ग्राउंड होगा? थोड़ा सा और समझाता हूं, अब आप लोग मेरे को जवाब दोगे। दो कैंडिडेट है, एक ए कैंडिडेट है और एक बी कैंडिडेट है। ए कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी का, ये 2010 में एक पोस्ट पर लगा है। बी कैंडिडेट है एससी कैटेगरी का, ये 2012 में एक सेम पोस्ट पर लगा है। तो मेरे को बताओ इसका प्रमोशन कितने साल के अंदर, 10 साल लगा लेते, कितने में होगा? 2020 के अंदर होगा। 2012 वाले का प्रमोशन 7 साल के अंदर कब होगा? 2019 के अंदर। तो पता है क्या, अभी रिजर्वेशन प्रमोशन के अंदर होगा, लेकिन ये डिसाइड नहीं हुआ कि इन दोनों में सीनियर कौन होंगे, क्योंकि जो सीनियर होगा उसको उसी हिसाब से सैलरी मिलेगी, उसको उसी हिसाब से सरकार की तरफ से इमोल्यूमेंट सुविधाएं वगैरह मिलेगी, पेंशन भी उसकी उसी बेस पर डिसाइड होगी। अब ये तो प्रमोशन में रिजर्वेशन तो खाली एक वर्ड हो गया, लेकिन इन दोनों में सीनियर कौन माना जाएगा? तो अभी तक सिर्फ ये है कि भाई रिजर्वेशन के अंदर क्या होगा, प्रमोशन होगा। ये अब तक डिसाइड नहीं हुआ कि इन दोनों में सीनियर कौन होगा। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी एक वर्ड आएगा यहाँ पर, इसलिए यहां पर दाव पे फंसेगा थोड़ा सा। देख रहे हो कितना डीप में जाकर चीजें हैं। तो यहां पर इन दोनों के पास जो है रिजर्वेशन है, या किसी एक के पास रिजर्वेशन है, दूसरा रिजर्वेशन पाकर 2019 के अंदर सीनियर क्लर्क बन गया, दूसरा बनेगा 2020 में। लेकिन कायदे से देखा जाए तो इन दोनों में सीनियर कौन है? जिसका सिलेक्शन पहले हुआ था 2010 में। तो अभी सीनियरिटी का डिसीजन नहीं लिया गया। फिर एक सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, और इसी रिजर्वेशन एंड प्रमोशन को लेकर केस था, जिस केस का नाम था वीरपाल सिंह केस। कौन सा केस? वीरपाल सिंह। जिस साल 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है तभी की मैं बात कर रहा हूं। कौन सा केस था इससे रिलेटेड? तो मैं यहां पर लिख देता हूं, वीरपाल सिंह केस। ये कब का केस है? 1995 का। अब इस केस के अंदर आप कहोगे सर क्या हुआ? इस केस के अंदर इन्होंने कहा कि देखो, रिजर्वेशन प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जा सकता है, लेकिन सीनियरिटी डिसाइड नहीं होगी। रिजर्वेशन सिर्फ प्रमोशन में मिलेगा। सीनियरिटी जो पहले का रूल चलता आ रहा है कि जो जिसका पहले सिलेक्शन हुआ है वो ज्यादा सीनियर होगा, जिसका बाद में हो वो सीनियर नहीं होगा। तो नो डिसीजन ऑन सीनियरिटी। वरिष्ठ कौन होगा इन दोनों के अंदर, उसका डिसीजन नहीं दिया गया। किस केस के अंदर? वीरपाल सिंह केस में। थोड़ा सा समझो, टेक्निकल पॉइंट है। प्रमोशन में रिजर्वेशन किस अमेंडमेंट के थ्रू सरकार ने पास किया? 77। लेकिन कौन सीनियर होगा कौन सीनियर नहीं होगा, इसका डिसीजन सरकार ने नहीं दिया। जब सरकार ने डिसीजन नहीं दिया तो प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर केस आया, वीरपाल सिंह केस। वीरपाल सिंह केस ने कहा कि भाई जो प्रमोशन में रिजर्वेशन है उससे सीनियरिटी का डिसीजन नहीं हो सकता कि कौन दोनों में से कौन कौन सीनियर होगा कौन सीनियर नहीं होगा। सरकार ने फिर यहां भी दाव पेच खेला कि अच्छा आप ये वर्ड डिसाइड कर रहे, लो। फिर सरकार ने वीरपाल सिंह चौहान इसी केस को 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पास किया, और पास करके एक वर्ड लेकर आए, प्रमोशन में रिजर्वेशन होगा, और प्रमोशन में रिजर्वेशन एससी एसटी के लिए होगा, और प्रमोशन में रिजर्वेशन के साथ साथ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी देखी जाएगी। अब इसका मतलब भी आप समझेंगे। तो यहां पर कौन सा? रिजर्वेशन इन प्रमोशन, और रिजर्वेशन इन प्रमोशन के साथ साथ सरकार ने यहां क्या लिख दिया? कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। इस वर्ड को ध्यान रखना है। ये वर्ड किस अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है? 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी परिणामी ज्येष्ठता, इसको लिखना भाई। इसको लिखो, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। 76 77 वीरपाल सिंह केस, सीनियरिटी पर कोई डिसीजन नहीं।
बात तो स्टार्टिंग में पिछड़ेपन की थी, वो ज्यादा पिछड़े हुए हैं तो इसलिए उनको दिया गया है। पॉलिटिक्स चलती है रिजर्वेशन के अंदर, प्योर पॉलिटिक्स है। रिजर्वेशन में क्या क्या रिफॉर्म होने चाहिए वो मैंने पहले ही बताया है, लेकिन आज के टाइम पे किसी एक को खुश करने के लिए ऐसी चीजें दी जाती है। देख लिया, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी और अमेंडमेंट होंगे, फिर लास्ट में फिर एक फाइनल जाकर एक केस होगा। कहने का मतलब है कि अगर इस केस में समझना, वीरपाल सिंह केस के अंदर क्या कहा कि अगर कोई कैंडिडेट 2010 में सेलेक्ट हुआ और दूसरा 2012 में सेलेक्ट हुआ है, 2012 वाले का प्रमोशन 2019 में हो गया है और 2010 वाले का प्रमोशन 2020 में हुआ है, तो भी सीनियर कौन माना जाएगा? 2010 वाला। ये किस केस के अंदर कहा था? वीरपाल सिंह केस। लेकिन इस केस को सरकार ने किस अमेंडमेंट के थ्रू बदला? 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और उसके अंदर रिजर्वेशन इन प्रमोशन लिखा। और कौन सा वर्ड? कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का मतलब कि अब वो सीनियर माना जाएगा। अब क्या माना जाएगा? अब वो सीनियर माना जाएगा। हाँ, ये वाला, हाँ, एससी वाला। सरकार के डिसीजन को जो चेंज किया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को जो चेंज किया है ना यहाँ पर, पहले इसको मान रहे, पहले इसको सीनियर मान रहे थे, वीरपाल सिंह केस ने ए को सीनियर माना, लेकिन सरकार ने जब 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, बी सीनियर होगा, सीनियरिटी का डिसीजन पोस्ट वाइज होगा वो, और इसकी जो सीनियरिटी यहाँ पर बन गई फिर ये आगे चलती जाएगी। इसलिए कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, परिणामी, परिणाम जो है उसके बेस पर उसकी क्या होगी? सीनियरिटी होगी। ठीक है, अब देखो ये हो गया। और बैक टू बैक सरकार दो अमेंडमेंट और लेकर आई। एक था कौन सा अमेंडमेंट? 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और दूसरा था 82nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये सारी की सारी कहानी ना 1993 के बाद की है और ज्यादा ज्यादा आपकी चलेगी 2002 तक। ठीक है। 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 16(4)(b) को ऐड करता है। अब आप एक चीज बताओ मेरे को कि इंदिरा साहनी केस के अंदर क्या कहा था? कैरी फॉरवर्ड का रूल था, भाई बताया था ना पीछे, इसका कैरी फॉरवर्ड का रूल। लेकिन ये जो कैरी फॉरवर्ड का रूल था ये क्या कहता था? टोटल रिजर्वेशन किससे एक्सीड नहीं होगा? 50% से एक्सीड नहीं होगा। दोबारा समझो, इंदिरा साहनी केस में कहा कि 100 वैकेंसी है, 100 में से 15 सीट एससी की है, लेकिन एससी की सिर्फ 5 सीट भर पाई, 10 सीट खाली रह गई, या 10 सीट भर पाई, 5 सीट खाली हो गई, तो ये क्या हो जाती थी? कैरी फॉरवर्ड होती थी। जब अगले साल 105 110 वैकेंसी आई है पिछले साल की कैरी होकर, तो इसके अंदर टोटल रिजर्वेशन कितना होगा? 50% ही होगा। ये था इंदिरा साहनी का केस। दूसरा यहां पर क्या हो रहा है? 82 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर और 81st के अंदर सरकार को चेंजेस कर रही है। सबसे पहला चेंज क्या कर रही है? 16(4)(b) के अंदर कहा कि कैरी फॉरवर्ड के अंदर टोटल रिजर्वेशन एक्सीड कर देगा किससे? 50% से ज्यादा। ये डिसीजन दे दिया। समझ में आया? इंदिरा साहनी केस में मना कर दिया था कि टोटल रिजर्वेशन 50% ही रहेगा, लेकिन 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 16(4)(b) के अंदर कहा कि जब कैरी फॉरवर्ड होगा, बैकलॉग वैकेंसीज को भरेंगे, रिजर्व वैकेंसीज को भरेंगे, और जब वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगी तो कैरी फॉरवर्ड का रूल चलता रहेगा, लेकिन जो टोटल रिजर्वेशन है वो 50% से क्या हो जाएगा? एक्सीड हो जाएगा। उसने मना कर दिया तो इन्होंने क्या कर दिया? अब दूसरा और सुनो, 82nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये कर दिया कि जो एससी और एसटी है उनको रिलैक्सेशन दी जा सकती है, छूट दी जा सकती है, किसके अंदर? मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के अंदर। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के अंदर मान लो कि कोई एग्जाम करने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया है, तो किस कैटेगरी को छूट दी जा सकती है? एससी और एसटी को। किस अमेंडमेंट के थ्रू ये पास हुआ है? 82nd कॉन्स्टिट्यूशन। इन दो को लिखना, फिर हम सारा का सारा स्टेटस जान। नहीं नहीं, कम किया, रिलैक्सेशन दिया जा सकता है।
ये लिख लो भी। देख लो कितना फंसा हुआ केस है ना। ठीक है। पर इसमें से कोई उठा के जो है प्री में मेंस के अंदर लिखने को लिख दे देगा कि भाई क्या क्या स्टेटस क्या है ये पता होना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान नहीं चलेगा कि आपने देख लिया कि हाँ भाई इंदिरा सैनी केस में 2-3 जजमेंट आई। बाद की स्टोरी लास्ट तक पता होना चाहिए कि भाई आज के टाइम तक क्या है, ताकि आप जब आप लिखो तो एग्जैक्ट जो है लिख पाओ। अब मैं एक बार रिविजन करा देता हूँ जो सरकार ने अमेंडमेंट किया है। बताना 76 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर तमिलनाडु को कितने परसेंट रिजर्वेशन? 69%। और किस शेड्यूल में डाल दिया था? 9 शेड्यूल के। 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर क्या था? रिजर्वेशन इन प्रमोशन। प्रमोशन के अंदर क्या होगा? रिजर्वेशन होगा। उसके बाद 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या था भाई? रिजर्वेशन प्रमोशन होगा और किसको मिलेगा? एससी एसटी को मिलेगा। और एक वर्ड निकल कर आया कौन सा? कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। कौन सी सीनियरिटी होगी? कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी होगी। ठीक है। पहला ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा क्या था? 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसमें क्या था भाई? कैरी फॉरवर्ड। और जब कैरी फॉरवर्ड का रूल आया तो टोटल रिजर्वेशन किससे ज्यादा होगा? 50% से ज्यादा होगा। और फिर लास्ट के अंदर पांचवा अमेंडमेंट कौन सा था? 82nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसके अंदर क्या कहा गया? सीधे तौर पर यह कहा गया कि भाई जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है किसके? एससी और एसटी, उनको क्या दी जा सकती है? रिलैक्सेशन दी जा सकती है। ठीक है। ये 5 मैटर थे। 76 में तमिलनाडु 69% है, 77 में रिजर्वेशन प्रमोशन है, 85th के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कौन सा वर्ड आ रहा है? कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी आ रहा है। 81st के अंदर कैरी फॉरवर्ड का रूल है, टोटल रिजर्वेशन 50% से क्या कर जाएगा? एक्सीड कर जाएगा। और 82nd के अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो एससी एसटी के उनको क्या दिया जाएगा? रिलैक्सेशन। यहां तक की स्टोरी थी 2002-3 तक की। मतलब ये सारे के सारे अमेंडमेंट शुरू होते हैं 1995 के अंदर और खत्म हो जाते हैं कहां पर? 2002-3 के आसपास जाकर। सरकार ने 7 साल तक रिजर्वेशन को तहस नहस करके रख दिया था। रिजर्वेशन इस तरीके से डिफाइन किया। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं क्वेश्चन, बताना। अगर मैं बात करता हूं 2002 की, 2002 की, तो प्रमोशन में रिजर्वेशन, हाँ ना बोलना, कहोगे सर बिल्कुल है। प्रमोशन में रिजर्वेशन है। सीनियर कौन होगा? जो प्रमोशन में रिजर्वेशन पाकर होगा। उस सीनियरिटी को क्या कहा जाएगा? कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। दूसरा बताना, कैरी फॉरवर्ड का रूल, साहब बिल्कुल है। लेकिन कैरी फॉरवर्ड में 50% से ज्यादा का जो है रिजर्वेशन की लिमिट को क्रॉस किया जा सकता है। बताना, मिनिमम क्वालिफाइंग में रिलैक्सेशन दी जा सकती है किसको? एससी एसटी को। तमिलनाडु के पास कितने परसेंट रिजर्वेशन है? 69। और किस शेड्यूल के अंदर है? 9 शेड्यूल के अंदर है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये सारे के सारे जो थे रिजर्वेशन का पूरा मैटर, जितने भी सरकार ने पास किए हैं अमेंडमेंट, इन सबको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सबको क्लब कर दिया। और क्लब करके जो है एम नागराजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस से 2006-7 के अंदर इसको लाया गया। अब ये फाइनल जजमेंट होगी जो एम नागराजन केस की आएगी। इसके बाद कोई चेंजेस जो है इसके अंदर नहीं होंगे। वरना अब तक तो क्या है? सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे रहा, सरकार बदल रही है। सुप्रीम कोर्ट फिर डिसीजन दे रहा, सरकार फिर बदल रही है। तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में खेल चल रहा है। अब फाइनली क्या होगा? अब सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा डिसीजन देगा इन सभी को, मतलब 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को, 81st को, 82 को और 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को, इन सबको चैलेंज किया गया। और चैलेंज एम नागराजन केस के अंदर। ये कब का केस था? 2006-7 का केस था ये। इस 2006-7 के केस में क्या हुआ? कहा कि बताओ कि 77, 81, 82 और 85 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ठीक है या गलत है? इसके अंदर क्या चीजें होनी चाहिए? हाँ, इसलिए तो 76। तो हाँ हाँ
नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं कहीं भी चेंज करना हो, इवन सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ बोला है जो लागू हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर में, अगर उसको नहीं डाला है तो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाएगा। भाई सुप्रीम कोर्ट की तो जजमेंट है जो माननी है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे रहा है रिजर्वेशन को लेकर जो माननी है, लेकिन उसको भाई बेसिक स्ट्रक्चर में तो नहीं डाला है ना उसने, तो बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं डाला तो पार्लियामेंट छेड़खानी कर देगी, पार्लियामेंट एक्ट बनाएगी, एक्ट बनाकर अमेंडमेंट करेगी, अमेंडमेंट करके हो जाएगा। यही सारा मामला चल रहा है। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई बहुत टाइम हो गया लड़ते हुए आपस में, 7 साल से आप लोग लड़ रहे हो, बल्कि आप लोगों को तो 7 साल तक साथ रहना चाहिए था, साथ के तो हमारे यहाँ पर कस्में दी जाती, वादे दिए जाते, और कहा कि मैं लास्ट के अंदर एक ही जजमेंट दे रहा हूं कि जितने भी यहाँ पर बैठे हैं ना, जो भी अमेंडमेंट लेकर आए, जो भी पास करके लाए, ये सारा मामला आपको दिखाई देगा खासकर SC ST को लेकर था, प्रमोशन में रिजर्वेशन, कैरी फॉरवर्ड का रूल, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, खासकर तो SC ST को लेकर था। उन्होंने कहा कि भाई जाकर पढ़ लो आर्टिकल 335। कौन सा आर्टिकल? M नागराजन केस ने सिर्फ एक ही आर्टिकल का हवाला दिया, और कौन सा आर्टिकल? 335। और कहा कि चाहे कोई यूनियन गवर्नमेंट हो, चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, आप आर्टिकल 335 की स्टेटमेंट पढ़ लो, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, कुछ बातें यहां पर क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है, तो मैं 335 की लैंग्वेज को और क्लियर कर देता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ही हवाला दिया, कौन से आर्टिकल का? 335। अब सुनना, 335 इन्होंने कहा कि यार देखो, हम जाएंगे एक एक चीज पे नहीं जाएंगे कि अच्छा कैरी फॉरवर्ड में क्या, इसके अंदर क्या, टोटल रिजर्वेशन क्या, नहीं, हम सारी चीजों को खारिज करते हैं। हम सिर्फ एक चीज मानते हैं कि रिजर्वेशन आज के टाइम पे सरकार जो है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को देने के लिए रिजर्वेशन देती है, और जब रिजर्वेशन देगी तो सरकार 3 बातों को ध्यान में रखेगी। मतलब किसके प्रिंसिपल्स को फुलफिल करेगी सरकार? आर्टिकल 335 के 3 प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेगी, चाहे प्रमोशन में रिजर्वेशन दे, चाहे फिर टोटल रिजर्वेशन की, चाहे किसी की भी बात हो। और वो 3 प्रिंसिपल्स कौन से हैं? सबसे पहले तो SC ST अगर किसी को रिजर्वेशन दे रहे हैं, चाहे प्रमोशन में दे रहे हैं, चाहे फिर नॉर्मल अपॉइंटमेंट है उसके अंदर दे रहे हैं, तो सबसे पहली चीज ध्यान में रखी जाएगी कि एक्चुअल में क्या ये बैकवर्ड है या नहीं। सबसे पहले तो किसकी पहचान करो? पिछड़ेपन की, बैकवर्डनेस की पहचान करो, कि भाई पता चले कि भाई SC ST आप जिसको दे रहे हो, मान लो अब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की भी तो बात हो सकती है ना, आप जिसको दे रहे हो वो वहां पर उस नौकरी के अंदर पिछड़ा हुआ नहीं या पिछड़ा हुआ हो, तो सबसे पहले SC ST के वाकई में वो लोग क्या हो, पिछड़े हुए हो। क्योंकि देखो, प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगा, प्रमोशन में रिजर्वेशन किसको मिलेगा? SC और ST को, तो वो क्या होगा? पिछड़ा हुआ होगा, बैकवर्ड होगा, या फिर वो नहीं होगा, पिछड़ा हुआ होगा तो उसको रिजर्वेशन देंगे। अब दूसरा क्या है कि जब आप रिजर्वेशन दोगे तो रिजर्वेशन के अंदर एक चीज पर ध्यान दिया जाएगा, और वो क्या है? एफिशिएंसी, जिसको आप लोग क्या कहोगे? कार्य कुशलता। भाई रिजर्वेशन देते टाइम पे ये प्रभावित नहीं होनी चाहिए, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए कि मतलब आप ऐसे नाकाम लोग को रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन दे दो कि वो काम ही नहीं कर पा रहे, उसके कार्य करने की कुशलता होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए। अब मान लो कि कैंडिडेट है, और ठीक है, उसके खिलाफ पहले भी कई सारी शिकायतें आ गई है, और वो SC कैटेगरी का है, और उसको प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन वो काम नहीं करता ऑफिस के अंदर बैठ के, तो उससे क्या होगा? कार्य कुशलता प्रभावित होगी। ये देखा। तीसरा देखा जाएगा इन एडुकेट रिप्रेजेंटेशन। भाई जिसके अंदर आप रिजर्वेशन दे रहे हो, प्रमोशन के अंदर खासकर रिजर्वेशन दे रहे हो, तो उससे उस ग्रुप का या उस जाति का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। मतलब जैसे फॉर एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के अंदर मान लो कि 2 SC के कैंडिडेट है, 2 या 3 SC के कैंडिडेट है, उनका प्रमोशन में रिजर्वेशन होना है, तो प्रमोशन में रिजर्वेशन के टाइम पे आप क्या देखोगे? भाई उनका रिप्रेजेंटेशन तो बराबर है या नहीं है। एक ऑफिस के अंदर 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 में से मान लो कि 4 लोग OBC के हैं, 6 लोग जो है किसके हैं? जनरल के, एक भी SC ST नहीं है। और मान लो कि वहां पर एक SC ST का अपॉइंटमेंट हुआ, अब वो भाई उसी डिपार्टमेंट में है, 7-8 साल हो गए, तो कहा कि भाई अब जरूरत है। तो 3 चीजें ध्यान रखोगे, तीनों बातें किस आर्टिकल के अंदर मेंशन की गई है? 335 के। बताओ चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? तो इन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तब दे दोगे। एफिशिएंसी प्रभावित नहीं होनी चाहिए, और तीसरा SC ST बैकवर्डनेस की पहचान करोगे। और यही रिजल्ट था कि यूपी गवर्नमेंट ने
अपने सेवकों को, अपने जो है कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया। किसमें रिजर्वेशन? प्रमोशन में। मामला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए कैंसिल कर दिया कि जिनको रिजर्वेशन दिया है वो पिछड़े हुए नहीं है, कार्यकुशलता का कोई मामला आया नहीं था, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन उनमें नहीं है। तो आज के टाइम पे प्रमोशन में रिजर्वेशन आप कहोगे मिलता है, मैं कहूंगा बिल्कुल मिलता है। लेकिन प्रमोशन में रिजर्वेशन के अंदर कितनी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी? तीन चीजें। पहला, SC ST का बैकवर्डनेस, दूसरा एफिशिएंसी, और इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। ये तीनों लिख लेना भैया। नहीं, बात मानी गई तो वहां पर जब डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहां पर है या नहीं? एक फोर्थ ग्रेड का काम कर रहा है। हाँ। हाँ, ये खाली रिजर्वेशन, ये एम नागराजन केस की जजमेंट है। देख लें, जजमेंट ऑफ एम नागराजन केस, जजमेंट ऑफ एम नागराजन केस। अभी पता नहीं कि भाई जो डिपार्टमेंट जिसमें प्रमोशन में रिजर्वेशन हो रहा है वहां पर उस कास्ट का रिप्रेजेंटेशन इन एडुकेट हो, मतलब 10 लोग हैं तो 10 में से उस कास्ट के लोग ना के बराबर है, ST ST ना के बराबर है। जैसे पता नहीं 10 है, 10 में से 6 जनरल है और 3 जो है किसके हैं? OBC के हैं। अब बचने चाहिए तो भाई उनको भी मिलना चाहिए। प्रमोशन में रिजर्वेशन ध्यान रखना OBC के पास नहीं है। किसके पास? ये SC ST के पास ही। देखना भाई, आर्टिकल 335 की जब स्टेटमेंट लिख लेना, तो आपने ऐसे लिख लिया था। आर्टिकल 335, द क्लेम्स ऑफ द मेंबर ऑफ, आर्टिकल 335, द क्लेम्स ऑफ द मेंबर ऑफ, द क्लेम्स ऑफ द मेंबर ऑफ SC and ST, the claims of the member of SC and ST shall be taken into consideration, shall be taken into consideration, shall be taken into consideration consistently, consistently with the maintenance of, with the maintenance of efficiency of administration, with the maintenance of efficiency of administration, comma, in the making of, in the making of appointment to services and post, appointment to services and post in connection with affairs of union or of a state, affairs of the union or of a state, union or of a state। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मामला आपका किसका था? रिजर्वेशन का था। मैंने सारी चीजें इसके अंदर कवर करा दी है, कौन कौन से अमेंडमेंट हुए, फाइनल जजमेंट क्या आई, और आज के टाइम पे आपको कौन सी स्टेटमेंट ध्यान रखनी है किस आर्टिकल की? 335 की। और कौन सा केस याद रखना है? एम नागराजन केस। ठीक है, तो हमने रिजर्वेशन के अंदर पिछली 2-3 क्लास से लेके अब तक कुछ चीजें समझ ली कि बैकग्राउंड क्या था रिजर्वेशन का,
कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, आर्टिकल्स के अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई है, और अगला हम लोगों ने देख लिया कि रिफॉर्म्स क्या क्या होने चाहिए रिजर्वेशन के अंदर, किन किन चीजों में बदलाव होना चाहिए, रिजर्वेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वो समझ लिया था, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या है वो हम लोगों ने देख लिया था। अब मैं आपको बताता हूं कि ये ना आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए कि कैसे कैसे जो है टाइमलाइन चेंज होती आई है, और सरकार ने कैसे कैसे चीजों के अंदर चेंजेस किए, और फाइनल जो है जजमेंट जो एम नागराजन केस की है वो एक एक बातें आपको पता हो कि किसको जो है बेस माना उन्होंने। ठीक है, चलो ये पूरा का पूरा था आपका आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16।